व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द वे बैक। सो दोस्तों, जिस काम में हद और जुनून पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं है। ये कहानी भी कुछ इसी कहावत पर आधारित है। जिन लोगों को दुनिया किसी काम के लायक नहीं समझती, कभी कभी वो कुछ ऐसा कर जाते हैं कि दुनिया को उनके आगे झुकना पड़ता है। मैं चल रहा है 1939 और जगह है पोलैंड। हिटलर ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया और वहाँ के सैनिकों को बंदी बना लिया है। और उन्हीं में से एक सैनिक को हमें दिखाया जाता है जिसके सामने एक लेडी को खड़ा किया जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या वो इसे जानती है। वो कहती है कि हाँ। यही सवाल उस सैनिक से भी पूछा जाता है तो वो भी उसका जवाब हाँ में देता है। दरअसल ये दोनों पति पत्नी हैं और इसके बाद वो लोग उसकी पत्नी से उसके बारे में पूछते हैं तो वो रोते हुए अपने पति के बारे में बताती है कि वो एक एजेंट है और ये दूसरे देशों की इंफॉर्मेशन देता है, ये एक जासूस है। और ये सुनते ही वो सैनिक गुस्से में आ जाता है, पर उसे पता था कि उसकी पत्नी भी मजबूर है। और इसके बाद उस सोल्जर को जासूसी के जुर्म में 20 साल की सज़ा सुनाई जाती है, जो कि उसने कभी किया ही नहीं है, और साइबेरिया की एक जेल में भेज दिया जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है उसी जेल में जहां में हज़ारों की तादाद में सैनिक दिखाए जाते हैं जो बिना किसी हथकड़ियों के घूम रहे थे, क्योंकि यहाँ से वो लोग भाग नहीं सकते और अगर भागने की कोशिश भी करेंगे तो खुद ही मारे जाएंगे। इसकी वजह है दूर तक फैला हुआ जंगल। अगर किसी तरह से इन्होंने जंगल पार कर लिया तो खून जमा देने वाली ठंड इन्हें जान से मार देगी। ये सारी बातें वहाँ खड़ा ऑफिसर इन सभी सैनिकों को बता रहा था। इसके बाद हम कुछ नए कैदियों को देखते हैं जिसमें यानुश भी होता है। ये वही है जिसे कि जासूसी के जुर्म में यहाँ भेजा गया था। कुछ देर बाद सारे लोग अंदर चले जाते हैं जहाँ सबको खाना दिया जाता है। वहीं एक स्मिथ नाम का आदमी भी होता है। वो अपना खाना लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी उसके हाथ से खाने का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वहीं एक कमज़ोर आदमी बैठा हुआ उस टुकड़े को देख लेता और उस पर झपट्टा मारता है, लेकिन स्मिथ उस पर पैर रख देता और अपने टुकड़े को उठा कर ले जाता है। ये सब दूर खड़ा यानुश देख रहा होता है और उसे ये पसंद नहीं आता, इसलिए वो अपना खाना उस कमज़ोर आदमी को दे देता है। उसे ऐसा करता देख स्मिथ कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर नए आए हो। यहाँ हर कोई शुरुआत में ऐसा ही करता है, लेकिन यहाँ जिंदा रहने के लिए हमें अपना खाना छीनना पड़ता है, वरना तुम भूखे मारे जाओगे। अब कुछ देर बाद एक और कैदी यानुश के पास आता है जो पेशे से एक एक्टर था। वो यानुश से पूछता है कि तुम्हें कितने सालों की सज़ा हुई है, तो वो बोलता है कि 20 सालों की। और यही सवाल यानुश उससे करता है तो वो बताता है कि 10 साल की। तभी यानुश उसे धीमी आवाज़ में पूछता है कि क्या यहाँ से कोई भाग पाया है, तो आदमी कहता है कि नहीं, पर तुम इस बारे में सोचना भी मत। इसके बाद हमें उस जेल का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पे इंसानियत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। लोग एक दूसरे को सिर्फ एक मजाक पर ही मार डालते हैं और यहाँ दुनिया के हर कोने से लोग मौजूद थे जो अपनी सज़ा काट रहे थे। एक दिन वो एक्टर यानुश को दोबारा मिलता है और उसे एक रास्ता दिखाते हुए कहता है कि देखो, यहाँ से भागा जा सकता है। तुमने मुझसे सही सवाल किया था। मैं पिछले 2 सालों से एक ऐसे ही आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो यहाँ से भागने की सोच रहा है और तुम वो इंसान हो। पर यानुश कहता है कि हम भाग कर कहाँ जाएंगे, तो एक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि हम 500 किलोमीटर दूर हैं, लेक बैकाल के। हम लेक के ज़रिए साइबेरियन रेलवे क्रॉस करेंगे और फिर मंगोलियन बॉर्डर पर पहुँच जाएंगे और यही हमारी आज़ादी का रास्ता है। लेकिन मंगोल पार करने में काफ़ी वक्त लगेगा और हमें सर्दियों के जाने का वेट करना होगा, और तब तक तुम खाना इकट्ठा करना शुरू कर दो क्योंकि मंगोल यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर है। और उस दिन के बाद से दोनों खाना इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और साइबेरिया की इस जेल में कैदियों को लकड़ी काटने का काम दिया जाता है। वो जंगल जाते हैं और वहाँ से लकड़ी काट कर लाते थे। अब एक दिन ऐसे ही एक झुंड लकड़ी काट कर वापस आ रहा होता है और तभी वहाँ पर तेज़ हवाएं चलने लगती है। यह हवाएं इतनी तेज़ होती है कि कुछ कैदी तो वहीं मर जाते हैं। तब स्मिथ जेलर से कहता है कि हमें जंगल की तरफ चलना चाहिए। अगर यहाँ हम रुके तो सारे लोग मारे जाएंगे। मौसम सही होते ही हम वापस चले जाएंगे। पर जेलर उसकी बात नहीं मानता और यहीं रहने को कहता है और तब स्मिथ अकेले ही जंगल की तरफ जाने लगता है। जेलर उसे बंदूक दिखाकर रोकने की कोशिश करता और कहता है कि रुक जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जिसके बाद जेलर को भी मजबूरन सबको जंगल में ले जाना पड़ता है, जिससे कि सबकी जान बच जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब स्मिथ की सज़ा कम कर दी जाएगी क्योंकि उसने इतने लोगों की जान बचाई है, पर यह साइबेरियन जेल है, यहाँ हर चीज़ का उल्टा होता है।
अगले दिन सारे लोगों को लाइन में लगाया जाता है और इसमें से कुछ कैदियों को बाहर निकाला जाता है, जिसमें स्मिथ, यानुश और कुछ और भी लोग होते हैं। जेलर स्मिथ से कहता है कि तुझे ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, चल अब मैं तुझे गर्मी दिलाता हूँ। अब इन लोगों को बाहर निकाला जाता है और उन्हें एक खदान में भेज दिया जाता है, जहाँ पर इतना ज़्यादा पोल्यूशन होता है, इतनी धूल होती है कि आप अपनी आंखों से अपनी उंगलियां भी नहीं देख सकते थे। ऊपर से वो ज़मीन के इतने नीचे थी कि सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, पर इन्हें जैसे भी करके यहाँ पर जिंदा बचना होगा। अब उस माइन में काम करते हुए यानुस को हेलुसिनेशन आना शुरू हो जाते हैं और यहाँ उसे अपना घर दिखता है, जिसके बाहर एक पत्थर रखा हुआ है जिसके नीचे चाबी मौजूद है। वो चाहता है कि वो उस चाबी को लेके अंदर जाए, पर तभी एक गार्ड यानुश को गोली मारने वाला होता है, लेकिन सही समय पर स्मिथ उसे बचा लेता है। एक्चुअल में वो सोचते सोचते गुफा के बाहर जाने लगता है। अब दोस्तों, स्मिथ वही इंसान है जिससे खाने का टुकड़ा नीचे गिर गया था। वो कहता है कि तुम पागल हो गए हो, अगर तुम बाहर गए तो गार्ड तुम्हें गोली मार देगा। अब यानुश कहता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मेरे पास एक एक्टर आया था, उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है। तो इसमें तो उसे सच्चाई बताता है कि वो आदमी झूठा है, वो हर नए कैदी के साथ यही करता है, मेरे साथ भी उसने यही किया था। वो आदमी लीच की तरह है, तुम्हें जो सपने दिखाता है आज़ादी के, और उन्हीं सपनों पर जिंदा रहता है, लेकिन वो सालों से यही कैद है। लेकिन अगर तुम यहाँ से भागने को लेकर सीरियस हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। इसमें जानता है कि यानुश एक अच्छा इंसान है, वो उसे धोखा नहीं देगा। ये उसने तभी देख लिया था जब उसने अपना खाना उस बूढ़े आदमी को दे दिया था। अब कुछ समय बीत जाता है और अब इनके साथ 5 और लोग जुड़ गए थे जो यहाँ से भागने के लिए तैयार थे, जिसमें एक एक्टर, एक क्रिमिनल, एक आर्टिस्ट और स्मिथ और 5वां यानुश होता है। और एक ऐसा आदमी भी था जिसे कि रात में कुछ दिखाई नहीं देता था। अब ये लोग आज तक किसी भी जेल से नहीं भागे थे, तो इनका सफ़र बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। एक दिन हम देखते हैं कि मौसम काफ़ी ख़राब होता है और हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही थी। ये देखकर यानुश कहता है कि आज का दिन सबसे सही है यहाँ से भागने के लिए, क्योंकि हवा की वजह से हमारे पैरों के निशान नहीं दिखेंगे, जिससे कि हमें ट्रेस कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब थोड़ी देर में वो लोग जनरेटर बंद कर देते हैं और एक्टर के बताए हुए रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। जनरेटर बस 10 मिनट के लिए ही बंद हो सकता था, इसलिए इन्हें 10 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी ताकि कोई भी इन्हें देख ना पाए। लेकिन थोड़ी ही देर में जेल में सबको पता चल जाता है कि कोई कैदी भाग गया है और सारे गार्ड्स उनके पीछे लग जाते हैं, पर इतनी तेज तूफान में वो उसको ढूंढ नहीं पाते, इसलिए वो कुत्तों को उनके पीछे छोड़ देते हैं। तभी यानुश क्रिमिनल से कहता है कि तुम्हारे पास एक चाकू है ना, लाओ मुझे दो। वो उसे दे देता है, जिसके बाद यानुश पेड़ की छिलके से सबके लिए एक मास्क बनाता है ताकि हवा उनके मुंह पर ना लगे। अब उस मास्क को पहनकर सब लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते वो उस जेल से कई मील दूर निकल जाते हैं। वो सभी बहुत ही खुश थे, अब वो आज़ाद है, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। अब अगली सुबह जब ये लोग सोकर उठते हैं तो सबसे पहले खाना चेक करते हैं कि उनके पास कितना खाना बचा हुआ है। यानुश देखता है कि उनके पास सिर्फ एक ही हफ्ते का खाना इकट्ठा किया हुआ है, इतने में तो वो लोग कुछ ही दिन जिंदा रह पाएंगे। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और सब ऊपर वाले पर छोड़ देता है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं तो यानुश उन्हें परछाई की मदद से रास्ता बताता है और दक्षिण की तरफ चलने को कहता है। सारे लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं और अब कुछ देर बाद अंधेरा होने लगता है और अब इन्हें आराम करना होगा, वरना आगे का सफ़र मुश्किल हो जाए। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। आर्टिस्ट कहता है कि हमें शिकार पर चलना चाहिए, इससे हमारे पास खाने की कमी नहीं पड़ेगी। अब सारे लोग आज रात के लिए लकड़ी इकट्ठा करते हैं और उनमें से कुछ लोग जंगल चले जाते हैं। वो आदमी भी उनके साथ जाता है जिसे रात में दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर में रात हो जाती है और उसके साथ वाला आदमी उसे थोड़ी देर बैठने को कहता है। अब धीरे धीरे सुबह हो जाती है और जब ये लोग सोकर उठते हैं तो उस आदमी को थोड़ी दूर पर देखते हैं जो कि बैठा हुआ था, पर वो बर्फ में जम चुका था, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। उसके सामने ही उसके दोस्त बैठे हुए थे जो कि कुछ ही दूरी पर थे, लेकिन उसे वो दिखे ही नहीं और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। ये देखकर सारे लोग बहुत ही उदास हो जाते हैं और उसे वहीं दफना कर आगे बढ़ते हैं। अब उनके सामने बर्फ और ठंड की दिक्कत खत्म हो गई थी, पर अब उनका सामना होता है घने जंगलों से। अब ये लोग वहाँ रुककर आराम करते हैं, तभी वहाँ उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो आवाज़ों का पीछा करते हैं तो कुछ भेड़िए अपना शिकार खा रहे थे। सारे उन भेड़ियों को भगा देते हैं और उनका झूठा शिकार जानवरों की तरह खाने लगते हैं, क्योंकि कई दिनों से इन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला था। अब ये झूठा खाना खाने के बाद सब लोग कहते हैं कि अब उनके पैरों में जान नहीं है, वो आगे बढ़ सकते हैं।
वो आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए यानुश कहता है कि ठीक है, तुम लोग यहीं रुको, मैं आगे जाके लेक ढूंढता हूँ, और हाँ, अगर मैं 1 हफ्ते के अंदर नहीं लौटा तो समझ जाना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। यानुश अकेले ही निकल जाता है अपनी मंजिल की तरफ। अब उसके रास्ते में ना ख़त्म होने वाली मुसीबतें आती रहती हैं, लेकिन वो भूखा प्यासा वो बस चलता रहता है। बीच रास्ते में तेज़ बारिश भी होती है, जिसमें उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और इसी बीच उसे फिर से अपने घर का वही सेम हेलुसिनेशन आता है, पर वो नहीं रुकता, और तभी उसे अपनी मंजिल दिख जाती है। उसे वो लेक दिख जाता है जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहा था। अब वो जैसे तैसे वापस अपने दोस्तों तक पहुंचता है और सभी उसे सहारा देते हैं। वो उस झील के बारे में, उस लेक के बारे में सबको बताता है, और बताते ही बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसके दोस्त उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगते हैं, लेकिन चलते चलते इन्हें लगता है कि जैसे इनका कोई पीछा कर रहा है, और तभी इन्हें एक लड़की दिखती है जो कि इनका पीछा कर रही थी बहुत ही समय से। वो बताती है कि मैं रशियन से भाग रही हूँ, मैं आप लोगों के सहारे आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन स्मिथ कहता है कि हम किसी अनजान इंसान को अपने साथ नहीं रख सकते, इससे हमारे पास खाने की कमी हो जाएगी और खतरा भी हो जाएगा। सारे लोगों को ये बात सही लगती है, इसलिए वो उस लड़की को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ देर बाद उन्हें एक झील दिखती है, और इसी के साथ इनकी किस्मत भी चमक जाती है। इन्हें झील में एक जानवर फंसा हुआ मिलता है, मतलब आज रात पार्टी होने वाली है। सभी उसे पकड़ लेते हैं। अब इनके पास ढेर सारा खाना था, और तभी उनमें से एक आदमी को उस लड़की का ख्याल आता है। उसे उस पर दया आ जाती है, क्योंकि वो बहुत ही मासूम थी। वो सोचता है कि अब तो हमारे पास इतना ज़्यादा खाना है, जिसके बाद वो बिना किसी को बताए उसे जंगल से उस लड़की को लेकर वापस आ जाता है, और इसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खूब मस्ती से खाना खाते हैं। आज इन्होंने इतने महीनों बाद इतना ज़्यादा खाना खाया था। अब अगले दिन सब लोग एक बार फिर से अपने सफ़र पर निकल जाते हैं, पर इस बारी उनके साथ ये लड़की भी थी जिसका नाम होता है एलिना। एलिना अब इनके साथ घुल मिल गई थी, और उसे स्मिथ का साथ काफ़ी पसंद आता था, और उनकी दोस्ती भी हो जाती है। वेल गाइस, अब रास्ते में चलते हुए स्मिथ उसे पूछता है कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ पर है। एलिना बताती है कि रशियन ने उन्हें मार दिया, वो अपने फार्म पर रहा करते थे, लेकिन एक दिन रशियन वहाँ पहुँच गया और बड़ी ही बेरहमी से उन्हें मार दिया गया। लेकिन स्मिथ समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है, क्योंकि जहाँ उसका फार्म मौजूद था वो जगह जर्मन्स के इलाके में आती है, और वहाँ रशियन नहीं जा सकते। यहाँ उसका झूठ पकड़ा जाता है, लेकिन स्मिथ उसे कुछ नहीं कहता, और फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। अब कुछ दिनों बाद इन्हें मंगोलिया का बॉर्डर दिख जाता है। ये देखकर इन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सभी ने अपने हौसले से हजारों मील का सफर तय किया था, जिसमें इन्हें ठंड, भूख, प्यास, हर चीज का सामना करना पड़ा, पर आज़ादी का जुनून इनके ऊपर सवार था, जिसने इनके हौसलों को टूटने नहीं दिया। अब रात के अंधेरे में सारे लोग सोवियत यूनियन और मंगोलियन का बॉर्डर पार कर लेते हैं, लेकिन इनके साथ एक रशियन आदमी होता है। वो अब आगे नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो लोग उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। पर जब ये लोग मंगोल की एंट्री गेट पर पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि सोवियत यूनियन ने मंगोल पर भी कब्जा कर लिया है, जिस वजह से अब इन्हें और आगे जाना होगा और किसी शहर को ढूंढना होगा जहाँ पे सोवियत यूनियन का राज ना हो। अब बीच रास्ते में ये लोग फैसला करते हैं कि ये अब चाइना से होते हुए तिब्बत जाएंगे और फिर वहाँ से इंडिया जाएंगे, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल है जहाँ पे ये लोग सेफ रहेंगे। इसी के साथ ये आगे का सफ़र तय करना शुरू कर देते हैं। इन्होंने अब तक 55,000 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया होता है, लेकिन अब इन्हें इंडिया जाना है, जिसके रास्ते में जानलेवा गर्मी, कड़कड़ाती धूप और ना ख़त्म होने वाला रेगिस्तान मिलेगा। इन्हें ये सब झेलना होगा, तभी ये बच पाएंगे। अब बीच में इन्हें रेतीला तूफान को भी झेलना पड़ता है। कुछ देर स्मिथ कहता है कि मुझे वहाँ एक पेड़ दिख रहा है, शायद वहाँ पानी हो सकता है, हमें वहाँ चलना चाहिए। पर यानुश कहता है कि ये सिर्फ तुम्हारा एक वहम है, लेकिन स्मिथ नहीं मानता और अपने साथ 4 लोगों को लेके जाने लगता है। तभी इन्हें वहाँ एक उड़ता हुआ पंछी दिखता है और ये समझ जाते हैं कि वहाँ पानी है। सभी भागते हुए उस जगह पर जाते हैं जहाँ स्मिथ की बात सच हो जाती है। अब यहाँ इन्हें एक कुआं मिलता है, जिसे ये लोग खूब पानी पीते हैं और फिर रात वहीं गुजारते हैं। तब इनका एक साथी कहता है कि हमें यहीं थोड़ी दिन रुकना चाहिए। तो यानुश कहता है कि अगर हम यहाँ रहे तो भूख से मारे जाएंगे, हमें आगे जाना ही होगा। अब अगली सुबह सारे लोग खूब पानी पीते हैं और साथ में भी कुछ पानी लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब इनकी बॉडी इनका साथ देना छोड़ देती है। धूप और गर्मी के कारण सभी की हालत खराब होने लगी थी। बीच रास्ते में एलिना भी बेहोश होकर गिर जाती है और उसके दोनों पैर पूरी तरह से सूज गए थे, इतना ज़्यादा चलने की वजह से। उसकी पूरी स्किन धूप से जल चुकी थी, लेकिन उसके साथ ही उसका साथ नहीं छोड़ते। एक साथ
साथ ही उसे गोद में उठाकर आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर चलने पर एलिना उसे कहती है, एंड्रयू मुझे ज़मीन पर लिटा दो। एंड्रयू उसे लिटा देता है और सभी उसके आसपास बैठ जाते हैं क्योंकि एलिना की हिम्मत अब टूट चुकी थी। वो आखिरी सांसें गिन रही थी और फिर देखते ही देखते वो अपना दम तोड़ देती है। अब सारे लोग ये देखकर टूट जाते हैं, खासकर स्मिथ जो उसके काफ़ी करीब था और उसे अपनी बेटी जैसा मानता था। अब वो लोग उसे वहीं दफना कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन स्मिथ अभी भी उसकी ग्रेव पर, उसकी कब्र पर खड़ा हुआ था, उसे याद करता है। वेल गाइस, यहाँ ये लोग 7 लोग थे, लेकिन अब इनमें से सिर्फ 5 लोग बच गए हैं। लेकिन उन 5 लोगों की भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इन्हें प्यास लगी है और भूख भी लगी है, ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी है। इसी बीच एक और आदमी वहाँ पर गिर जाता है। ये होता है आर्किटेक्ट और भूख की वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। अब इनके ग्रुप में सिर्फ बचते हैं 4 लोग। पता नहीं ये 4 लोग भी आगे जा पाएंगे या फिर नहीं, ये तो समय ही बताएगा। अब थोड़ा और चलने के बाद इन्हें दूर पहाड़ दिखना शुरू हो जाता है, यानी कि अब कुछ ही मील बाद ये खतरनाक रेगिस्तान खत्म हो जाएगा। लेकिन चलते चलते अब स्मिथ भी हिम्मत हार चुका था, उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं, पर यानिश उसका साथ नहीं छोड़ता और उसे हिम्मत देता है। अब आगे चलने पर यानिश को एक सांप दिखता है, वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि ये उनका खाना हो सकता था। उसके पीछे भागते हुए यानुश को कुछ पानी की बूंदें दिखती है जो ज़मीन से बाहर आ रही थी। अब ये देखकर वो सभी उस पर टूट पड़ते हैं और पेट भरकर पानी पीते हैं और फिर उसी सांप को मारकर खा लेते हैं, जिससे कि इन्हें थोड़ी ताकत मिल सके, जिससे ये लोग आगे बढ़ सकें। पर अब स्मिथ की हालत ठीक नहीं है, वो चल नहीं पा रहा है। वो यानुश से कहता है कि तुम लोग चले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। लेकिन यानुश उसकी बात नहीं सुनता और अपने साथियों से कहता है कि तुम आगे जाके रास्ता ढूंढो, हम पीछे पीछे आते हैं। रात होने पे वो उसके पास आके बैठ जाता और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे बेटे को रशियन ने मार दिया है, क्या मैं उसका नाम ले सकता हूँ? तो वो कहता है कि तुम उसका नाम लेकर मेरे अंदर उम्मीद जगाना चाह रहे हो, पर जिंदगी एक सज़ा है और मौत आज़ादी है। मैं ही अपने बेटे को रशिया लेकर आया था, पर रशियन ने हमें पकड़ लिया और मेरे बेटे को मजबूर कर दिया मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए, जिसके बाद उन्होंने उसे मार दिया, सेम उसी तरह से जैसे तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी थी। तभी यानुश कहता है कि लेकिन मेरी बीवी मरी नहीं है, मुझे पता है कि वो अभी भी जिंदा है और वो मेरा इंतज़ार कर रही है। अब अगली सुबह वो लोग फिर से अपने सफ़र पर निकल जाते हैं, जिसके कुछ ही देर बाद उन्हें द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिख जाता है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, यानी कि वो चाइना पहुंच गए हैं। लेकिन वो लोग चाइना रुक नहीं सकते क्योंकि इस समय चाइना और जापान में जंग छिड़ी हुई है, इसलिए वो तिब्बत के लिए निकल जाते हैं जो चाइना से कुछ ही दूरी पर होता है। अब वहाँ के लोग इनका बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं और इन्हें खाना देते हैं और रहने की जगह भी देते हैं। वो लोग उन्हें बताते हैं कि इंडिया जाने के लिए यहाँ से एक सिक्किम के रास्ते से घुसना होगा, लेकिन अभी तुम लोग मत जाओ क्योंकि मौसम सही नहीं है। लेकिन यानुश कहता है कि हम लोग यहाँ नहीं रुक सकते। इसी बीच स्मिथ कहता है कि मैं चाइना जाऊँगा क्योंकि वहाँ एक अमेरिका का शो हो रहा है जिसकी मदद से मैं अमेरिका जा सकता हूँ, क्योंकि वो एक अमेरिकन होता है और वो अपने देश वापस जाना चाहता था। अब अगली सुबह यानुश के साथ 2 लोग इंडिया के लिए निकल जाते हैं, वहीं स्मिथ चाइना की तरफ चला जाता है। अब 5000 मील का सफ़र पूरा करके आखिरकार ये लोग इंडिया पहुंच जाते हैं। इंडिया के लोग इनका इज्जत के साथ वेलकम करते हैं। इन्हें कहाँ पता था कि इन लोगों ने हर मौसम को झेला है, अपनों को खोया है, भूख प्यास से लड़ा है, तब जाकर ये 6500 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पहुँच पाए हैं। लेकिन यानुश की मंजिल अभी यहाँ पूरी नहीं हुई है, उसे अपने घर पोलैंड जाना है, लेकिन उसका सपना 50 साल बाद पूरा होता है जब पोलैंड आज़ाद हो चुका था। अब उस दिन वो अपने घर पहुंचता है और उसी पत्थर के नीचे से चाबी उठाकर दरवाजे को खोलता है। उसकी पत्नी पिछले 50 सालों से उसका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अब वो भी बूढ़ी हो चुकी है। उसे कम दिखता है, लेकिन वो जैसे ही यानुश को देखती है उसे पहचान लेती है। उसकी पत्नी उसे रोते हुए माफ़ी मांगती है और दोनों एक दूसरे से गले लग जाते हैं। अब यानुश ने जो सोचा था उसने वो करके दिखा दिया। उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाई अपने परिवार से मिलने के लिए, और अगर आप भी कुछ ठान ले तो उसे करने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आपने कहावत ज़रूर सुनी होगी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है।